नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गोदी मीडिया सरकार के साथ मिलकर आपको किस तरह से बेवकूफ बना रहा है, उसके एक एग्जाम्पल से बात शुरू करता हूं, फिर बाकी बातें करूंगा। आज तक ने आज एक खबर चलाई और यह खबर थी पोस्टर खबर। इस पर बताया गया कि उज्ज्वला गैस योजना का जो लाभ लेते हैं, जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको उज्ज्वला गैस योजना से गैस मिलती है, उनको सरकार ने भारी राहत दी है। 4 सिलेंडर्स पर भारी राहत मिलेगी। जब इस खबर की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे तो पता यह चलेगा कि जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी तो 9 सिलेंडर्स की बात थी। यानी साल में 9 सिलेंडर आपको 300 रुपए की एक्स्ट्रा छूट के साथ मिल रहे थे, सब्सिडी के साथ मिल रहे थे। योजना लाई गई थी, कहा गया था कि घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचेगा, 300 रुपए कम मिलेगा तो लोग खरीद लेंगे, यह कहा गया था। अब उसके बाद 9 से घटाकर यह नंबर कर दिया गया 6, यानी साल में 9 सिलेंडर नहीं मिलेंगे, 6 ही सिलेंडर आपको सब्सिडी पर मिलेंगे। और अब वो नंबर 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है, यानी साल में आपको सिर्फ 4 सिलेंडर अब मिलेंगे सब्सिडी पर, जो पहले 9 मिला करते थे। और आज तक यह खबर चला रहा है कि लोगों को भारी राहत मिलेगी। अब आप सोचिए, नंबर घटाकर 9 से 4 कर दिया गया। जहां आप पहले 9 सिलेंडर साल में ले सकते थे, अब सिर्फ 4 सिलेंडर ले सकते हैं। और आज तक इस पर सरकार की आलोचना करने की जगह, यह सवाल पूछने की जगह कि गरीबों के सिलेंडर की संख्या आप घटाते क्यों जा रहे हैं, 9 से घटाकर 6 कर दिया, 6 से घटा के 4 कर दिया, कल घटाकर 2 कर देंगे आप, ये सवाल पूछने की जगह सरकार की तारीफ कर रहा है, सरकार का बचाव कर रहा है और एक फर्जी खबर चला रहा है भारी राहत की। जबकि इस राहत की हकीकत यह है कि एक तो घट के 4 हो गए, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, 300 रुपए सब्सिडी मिलती थी, बहुत अच्छी बात है। अब 90 रुपए के आसपास, 89 रुपीस के आसपास सिलेंडर महंगा हो गया। तो यानी अब जो सब्सिडी है वो कुल मिला जुला के इन लोगों को जो पड़ेगी वो 220 रुपए की या 221 रुपए की सब्सिडी बढ़ेगी। तो गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ने से सब्सिडी अपने आप कम हो गई और साथ में सिलेंडर्स की संख्या घटाकर 4 कर दी गई। और हमारा गोदी मीडिया इसको ऐसे दिखा रहा है, लोगों के दिमाग में ऐसे भर रहा है जैसे लोगों का फायदा हुआ। वैसे इसका असर हुआ है। लोगों के दिमाग में गोदी मीडिया और व्हाट्सएप से जो लगातार माहौल बनाया गया है, आज कंडीशन यह है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों से पूछिए तो लोग कहते हैं अरे क्या करें, पूरी दुनिया में तो यह दिक्कत चल रही है। उनके पास यह खबर नहीं पहुंची है कि पूरी दुनिया में जो पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल की प्राइस है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है और दरअसल घटी है पिछले दिनों में। और जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना और दूसरी भी कई कंट्रीज ने अपने यहां पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया है। यह कंडीशन है, लेकिन लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि कंपनियां घाटे में चल रही हैं। अब आपको याद होगा कि खबर आई थी और यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी 21 तारीख को, जो यह बता रही थी कि जनवरी से मार्च 2026, 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई है। यानी आप समझ लीजिए कि जंग का भी 1 महीना इसमें शामिल है। इस पूरे पीरियड में जो हमारी सरकारी तेल कंपनियां हैं, उन्होंने 19,470 करोड़ यानी 19,470 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है। यानी उस समय भी ये प्रॉफिट कमा रही थी और अब यही कंपनियां कह रही हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए हम प्राइस बढ़ाएंगे। जब दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइस 50, 60, 70 पहुंच गई थी, तब भी हमारे यहां सोने के भाव पेट्रोल बिक रहा था, 90-100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था, 90 से 100 रुपए के बीच में। तब भी ये कंपनियां जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही थी। जब प्रॉफिट कमा रही थी, दुनिया के मार्केट में तेल का प्राइस कम हुआ था, तो हमारे यहां तेल का प्राइस घटाया नहीं गया। लेकिन जब बढ़ा है तो खट से बढ़ा दिया गया है, जबकि इतना बढ़ा भी नहीं है। और जनता को लगातार ये घुट्टी पिलाई जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में हालत खराब है और फलाना है और ढिमका है। सवाल ये पूछना चाहिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट की हालत इतनी खराब है तो पाकिस्तान और चाइना में तेल कैसे कम हो रहा है? वो सब कहानियां मैं आपको बता चुका हूं कि चाबहार जहां हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भारत सरकार अमेरिका के दबाव में पीछे हट गई। अगर चाबहार आज होता तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाबहार से ईरान का तेल सीधे हमारे पास मुंबई में आ जाता और हमें तेल की कोई दिक्कत नहीं होती। चाबहार वापस लिया गया अमेरिका के दबाव में। अब अमेरिका का दबाव नरेंद्र मोदी सरकार लगातार क्यों मानती है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप बेहतर जानते हैं, हमारे जैसे लोग 50 बार बता चुके हैं। और आप देखिए इस झूठ को कितने लेवल पर कितनी जगह चलाया जाता है। हरदीप पुरी एक इंटरव्यू दे रहे थे,
और हरदीप पुरी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया है, राज्य सरकारें क्यों नहीं घटा रही हैं। कुल मिलाजुलाकर विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ज्यादातर राज्य सरकारें उनकी अपनी हैं। इस देश में सबसे ज्यादा तेल का दाम जहां पर है आंध्र प्रदेश, वहां पर एनडीए की सरकार है। और भी आप देखते चले जाएंगे तो राजस्थान हो गया या जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां भी टैक्स घटाया नहीं गया है, टैक्स जबरदस्त वसूला जा रहा है। आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं और सरकार उस पर आपको जबरदस्त लूटती है, लेकिन जनता को पट्टी क्या पढ़ाई गई है? जनता को पट्टी यह पढ़ाई गई है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम अच्छा बहाना मिल गया है और इसीलिए रुपया गिर रहा है तो भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि पिछले 7-8 सालों में जब से यह सरकार आई है रुपया लगातार गिर रहा है, तो क्या 7-8 सालों से इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही थी? मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपका रुपया पाकिस्तान के रुपए से ज्यादा तेजी से क्यों गिर रहा है? क्या पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का असर नहीं पड़ रहा है? चाइना का युआन मजबूत कैसे हो रहा है जब इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है? आपका रुपया दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से गिरने वाली मुद्रा कैसे बन गया? कैसे ऐसी करेंसी बन गई जो दुनिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसीज में है? इसका सवाल ना गोदी मीडिया देगा, ना नरेंद्र मोदी देंगे, ना अमित शाह देंगे, ना हरदीप पुरी देंगे। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए। जो वित्त मंत्री प्याज की कीमत बढ़ने पर कहे कि मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं, उस वित्त मंत्री से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। हकीकत यह है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में सदानंद धूमे का एक आर्टिकल आया है जिसका हिंदी में अनुवाद होगा, अगर उसका जो उन्वान है, उसकी जो हेडिंग है, अगर उसका हिंदी में अनुवाद करें तो वो अनुवाद होगा कि भारत अपनी आर्थिक बढ़त को खो रहा है। अगर उस आर्टिकल को बहुत गौर से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल पहले जो वादा किया था कि भारत की इकोनॉमी को मॉडर्न बनाएंगे, वो कहीं से पूरा नहीं हुआ। रुपया तेजी से कमजोर हो रहा है, विदेशी निवेश लगातार घट रहा है। आप सोचिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 महीने के अंदर $28 बिलियन से घटकर, कल टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी, $28 बिलियन से घटकर $2 बिलियन रह गया है। $26 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां से चला गया। और वो कहानी में बार बार सुनाता हूं कि जब सदन के अंदर सवाल निर्मला सीतारमण से पूछा गया था कि एफआईआई और एफपीआई देश से बाहर क्यों जा रहे हैं, और यह सवाल 2 साल पहले पूछा गया था। 2 साल पहले कांग्रेस के नेता ने जब यह सवाल पूछा था तो निर्मला सीतारमण कह रही थी कि हमारा लोकल इन्वेस्टर इतना मजबूत है कि एफपीआई और एफआईआई में कम एंड गो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विदेशी निवेश हमारे यहां आता है या जाता है। यानी इतना अहंकार, इतना घमंड कि आपके यहां से विदेशी निवेश लगातार जा रहा था और आप उस पर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं थे। सवाल भी शशि थरूर ने पूछा था, जो इंटरनेशनल मामलों के साथ इकोनॉमी के भी ठीक ठाक जानकार हैं। लेकिन सवाल का जवाब देने की जगह एकदम, जिसको कहा जाता है, पूरे घमंड के साथ कहा गया कि विदेशी निवेश आए या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नतीजा मैंने आपको बताया, 2 महीने के अंदर $28 बिलियन से घटकर $2 बिलियन हो गया है हमारा विदेशी निवेश। फॉरेन रिजर्व्स की यह हालत है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश मत जाओ, और प्रधानमंत्री की बात सुनने की आदत यह है कि हमारे न्याय मंत्री जो है, कानून मंत्री, वो 75 जजों को लेकर लंदन के दौरे पर चले गए हैं। आम जनता से आप कहिए कि विदेश मत जाओ। प्रधानमंत्री पिछले महीने गए थे, इस महीने फिर जा रहे हैं, अगले महीने फिर जाएंगे। चलो, वो तो प्रधानमंत्री हैं। मान लिया कि इंटरनेशनल मजबूरियां होती हैं, जाना जरूरी होता है, प्रधानमंत्री की बात मान ली। लेकिन 75 जजों को लेकर कानून मंत्री अगर इस समय बैडमिंटन खेलने के लिए गए हुए हैं, कहां? लंदन में, तो फिर आम जनता से किस भाषा में कहेंगे? वैसे आम जनता की औकात ही नहीं है विदेश जाने की। टिकट्स इतने महंगे हुए पड़े हैं और आम जनता की हालत इतनी खराब हुई पड़ी है। और देखिए, रुपया जब गिरता है तो क्या होता है। मान लीजिए आपको विदेश जाना है, बाकी सब छोड़िए, लंदन अमेरिका छोड़ दीजिए, दुबई जाना है आपको किसी काम से, आपका कोई रिश्तेदार रहता है और उसने कहा कि आ जाओ, घुमा भी देंगे और मिल भी लेंगे। 4 साल पहले 20 रुपए लगते थे 1 दिरहम के, आज वो बढ़ के 26 रुपए हो गए। यानी वहां अगर आप 1 दिरहम की सुलेमानी चाय पिएंगे तो अब आपके 26 रुपए खर्च होंगे, जो पहले 20 रुपए खर्च होते थे। अगर वहां से मान लीजिए आपका मन किया कि कोई अच्छी सी शर्ट खरीद लें, कोई अच्छी सी घड़ी खरीद लें, तो अब आपको रुपए में ज्यादा देना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि विदेश यात्राएं आपके लिए अब काफी महंगी हो चुकी हैं। लंदन जब मैं पहली बार गया तो पाउंड की जो कीमत थी वो 94 रुपए थी, आज 100 को क्रॉस कर चुकी है।
डॉलर 100 के आसपास पहुंच चुका है, 95 तक पहुंच चुका है। आप जहां भी जाएंगे, आप ओमान जाएंगे तो पाएंगे रियाल क्रॉस कर चुका है, आप दुबई जाएंगे दिरहम क्रॉस कर चुका है। कोई ऐसी करेंसी नहीं है जिसकी तुलना में आपकी करेंसी बेहतर हुई हो। सारी करेंसी से आपकी करेंसी अगर बदतर हुई है तो यह मामला इंटरनेशनल नहीं है, यह मामला नरेंद्र मोदी की खराब आर्थिक नीतियों का है। जिस तरह की आर्थिक नीतियां बनाई गई, जिस तरह से अदानी अंबानी पर पैसे लुटाए गए, जैसे अमेरिका की गुलामी की गई और जिस तरह से हमारे देश की इकॉनमी को मैनेज किया गया, आज हालत यह है कि जीडीपी में हम कह रहे थे कि चौथे नंबर पर जाएंगे, उसमें पांचवें या छठवें नंबर पर आप पहुंच गए हैं। ब्रिटेन आपको क्रॉस कर चुका है। अगर पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की इनकम जिसको कहा जाता है, अगर मान लीजिए घर में 100 रुपए की कमाई हो रही है और 4 लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम होगी 25 रुपए, यानी जीडीपी जितनी है उससे जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगी ये चीज कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आप उसको देखेंगे तो उस मामले में आप बांग्लादेश से भी पीछे जा चुके हैं। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम आपसे बेहतर हो चुकी है। ऐसी इकॉनमी आपने बनाई है कि चाइना आपसे चावल खरीदने के लिए मना कर रहा है, कह रहा है कीटनाशक का जो प्रयोग है वो ज्यादा है। आप यूरोप में जाएंगे तो ज्यादातर इंडियन स्टोर्स पे आपको जो यहाँ के पॉपुलर इंडियन मसाले हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तो मसाले के नाम पर कैंसर बढ़ाने वाली चीज खा रहे हैं, यूरोप नहीं खाता। आम आपका नेपाल नहीं खरीद रहा है। खबर यह आई कि नेपाल ने कहा कि इंडिया का आम हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंडिया के आम में कीटनाशक ज्यादा होते हैं। जापान की बात जाने दीजिए, जापान कह रहा है इंडिया की जगह हम बांग्लादेश से खरीदेंगे, हम मलेशिया से खरीदेंगे, इंडिया से नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंडिया के आम में कीटनाशक ज्यादा हैं। दवाई जिसको यहां पर आप कहते हैं वो दवाइयां ज्यादा हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप सुबह शाम जहर खा रहे हैं, चाहे मसाला खाएं, चाहे फ्रूट खाएं, चाहे आम खाएं। ये इकॉनमी को बनाया गया है, इस तरह से हमारे यहां चीजें बनाई गई हैं कि दुनिया भर में हमारे सामान को लेकर, खाने पीने के सामान को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बना बनाया कोई सामान तो हम बेचते नहीं हैं। ये कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले होता क्या था। जब रुपया सस्ता होता था तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता था, क्योंकि हमारा सामान विदेश के बाजार में सस्ता पड़ता था तो उसकी डिमांड बढ़ जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रुपया सस्ता होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, बाहर से जो आप सामान मंगाते हैं वो महंगा हो जाता है। और आप मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया कर रहे हैं। जो भी सामान बना रहे हैं उस सामान में बाहर से सब मंगाकर असेंबल कर देते हैं, असेंबल करके बेचते हैं, तो आपकी इनपुट कास्ट बढ़ जाती है जब रुपया डाउन होता है, क्योंकि सारा सामान तो इंपोर्ट होके आ रहा है। तो एक ऐसी इकॉनमी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है पिछले 12 साल में। निर्मला सीतारमण का तो नाम ही लेना बेकार है। कई बार मुझे लगता है कि वो बस कुर्सी पर बैठी हैं, कोई डिसीजन उनके हाथ में नहीं है, इसलिए सीधे मैं नरेंद्र मोदी की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी इकॉनमी इस देश की बनाई है कि हम हर चीज के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कहा जाता है कि बाहर का सामान, विदेश का सामान ना खरीदो। मैं आपको चुनौती देता हूं, जाइए महीने का अपना सामान खरीदिए और महीने के सामान में टार्च भी होगा, अगर सेल भी होगा और बाकी सारी चीजें होंगी, तो आप देखेंगे कि खाने पीने के सामान, उसमें भी पैकेज सामान तो सारा बाहर का ही हम खरीद रहे हैं। चॉकलेट खरीदेंगे नेस्ले की, वो बाहर का है। आप जोड़ते चले जाइए, सारे सामान बाहर के हैं। खाने पीने की चीजों को छोड़कर बाकी सब बाहर का खरीदना पड़ता है, क्योंकि देशी प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। प्रोडक्शन में कोई जोर ही नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, आपके पॉकेट से निकालकर पैसा दिया गया अडानी को, कभी सब्सिडी के रूप में, कभी लगभग फ्री जमीन के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी लोन माफी के रूप में। और आप मुझे बताइए कि अडानी नई कौन सी चीज बनाते हैं जो दुनिया के बाजार में बिक सके। मतलब इजराइल के साथ समझौता होता है, पूरी टेक्निक, सारे पार्ट्स यहां आते हैं, यहां ड्रोन बनता है, उसका इंडियन नाम दे दिया जाता है, लेकिन बेसिकली वो इजरायली ड्रोन होता है, क्योंकि सारा सामान भी वहीं से आया है। आप सिर्फ असेंबल कर रहे हो इंडिया के अंदर। कोई इंडियन फोन आप नहीं बता सकते हो जो सैमसंग के टक्कर का हो या फिर आपके एप्पल के टक्कर का हो। कोई ऐसा फोन नहीं बन रहा है, जबकि मोबाइल फोन को मार्केट में आए 25 साल 30 साल हो गए, लेकिन हम कोई एक ऐसा फोन नहीं बना पाए जिस फोन को इंटरनेशनल मार्केट में हम बेच सकें या नेशनल मार्केट में ही बेच सकें। जब आप फोन खरीदने जाते हो तो जो भी फोन खरीदते हो ज्यादातर विदेशों के बने हुए होते हैं। एक जमाने में शेयर मार्केट एक बड़ा सहारा बना था, मिडिल क्लास के लोग शेयर मार्केट में बहुत खर्च करते थे। आज कंडीशन यह है कि मार्केट कैप के मामले में, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, यानी
टोटल शेयर मार्केट में जितने शेयर कंपनियों के लिस्टेड हैं उनकी टोटल वैल्यू के मामले में हम साउथ कोरिया जैसे मुल्क से भी पीछे हो गए हैं, ताइवान से भी पीछे हो गए हैं, 7वें नंबर पर हम चले गए हैं। और क्यों नहीं होगा? जब एक सोना चांदी के एक्सपोर्ट्स वाली राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी $15 लाख का घपला करती है तो इस देश में शेयर मार्केट का क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। और ऐसी कंपनी में एलआईसी लगातार इन्वेस्टमेंट करती है। एलआईसी यानी हमारा आपका पैसा जिसके पास होता है कि कल को कुछ बुरा हो जाए तो एलआईसी हमारा भला कर सके, हमारा पैसा वापस कर सके। अगर ऐसे ही एलआईसी का पैसा अडानी जी के शेयरों में भी मिलता है, राजेश एक्सपोर्ट्स के भी शेयरों में मिलता है, यानी ऐसे ही हमारा आपका पैसा ऐसी जगहों पर लुटाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कर रही हैं, तो कल हमारा आपका क्या हाल होगा, एलआईसी का क्या हाल होगा, वो आप समझ सकते हैं। करप्शन अपने हाईएस्ट लेवल पर है। मैनेजमेंट जैसी कोई चीज है ही नहीं। मोदी जी कांग्रेस के टाइम में कहा करते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी को लकवा मार गया है, पॉलिसी होगी तो लकवा मारेगा। अभी तो ऐसा लगता है कि कोई पॉलिसी है ही नहीं। पॉलिसी पैरालिसिस की बात आप छोड़ दीजिए, यह तो पॉलिसिस बैंकरप्सी है। किसी तरह की कोई पॉलिसी है ही नहीं और नतीजा यह है कि हमारी इकॉनमी, हमारा सब कुछ इतनी बुरी तरह से गिर रहा है कि आप देख भी नहीं पा रहे हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं आर्थिक सुनामी आ रही है तो आपको मजाक लगता है, लेकिन आप याद कीजिए जब कोविड आने वाला था तब भी राहुल गांधी ने कहा था, सबको मजाक लगा था, और जब कोविड आया तो देश के अंदर क्या हुआ आप सबने देखा। वही हालत आज है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू लगातार घट रही है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व लगातार घट रहा है, गोल्ड रिजर्व को लेकर तमाम चिंताएं जताई जा रही हैं और प्रधानमंत्री और उनके बाकी लोग सांसद विधायक खरीदने में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। इकॉनमी का ऐसा सत्यानाश जो हुआ है उसका अंतिम परिणाम आपको और हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए वो सोचे या ना सोचे, आपका और हमारा सोचना ज़रूरी है। यही वजह है कि मैं लगातार इकॉनमी पे वीडियोस बना रहा हूँ। ये आज के टाइम का सबसे ज़रूरी मुद्दा है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।